गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। स्टूडेंट्स अपने लास्ट क्लास के एक बार नोट्स रिवाइज करो। Good evening, ma'am. Happy Teachers' Day. गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू ऑल। Happy Teachers Day, ma'am. मैम हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, तो अब कल तुम लोगों की क्लास होगी क्या? यस मैम। Yes, ma'am. फिजिक्स की कल। ठीक है, कल तुम लोगों की क्लास है। मैम एक बार कमेंट बॉक्स भी देख लीजिए। हाँ हाँ, मैंने देख लिया कमेंट क्लास, कमेंट तुम्हारा। शिवम को तभी तो मैंने थैंक यू बोला है।
मैम मेरे को नहीं बोला। कौन सा वाला तुम्हारा? हाँ, प्रतिष्ठा का भी दे गया। शिवम ने ज्यादा बड़ा लिखा है ना, तो शिवम का पैराग्राफ दिख रहा है। मैम आपने व्हाट्सएप चेक किया था? हाँ, मैंने तुम्हारा मैसेज देखा था। सबके मैसेज चेक करे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि किसी का भी नहीं देखा। तो बहुत सारे मैसेजेस थे, मैंने देखे सबके हैं। दिया का भी आया था, मैंने दिया का देखा था। भावना ने भी भेजा था, भावना प्रतिष्ठा ने भी विश किया था पर्सनली, देखे थे मैंने सबके। ठीक है, तो बस यही कहूंगी कि भाई तुम लोग बस मेहनत करते रहो, अपना पढ़ाई करते रहो, वही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है एक टीचर के लिए। ठीक है, अपना जेई का सिलेक्शन पक्का करो। मैम सबने यही गिफ्ट मांगा है आज। यही टीचर्स के लिए यही गिफ्ट होता है भाई। मैम फिर तो हमें आपके गिफ्ट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जरूर, अगर जो स्टूडेंट क्रैक करेंगे आईआईटी जेई जो भी होंगे, जरूर उनसे एक बार जरूर मिलेंगे, है ना भाई? तो कोई बात नहीं शिवम, पर्सनली ग्रुप पे तो मैसेज किया था तुमने, ग्रुप पे भी मैंने सबके चेक करे हैं। मैम नहीं किया मैंने। ग्रुप पे भी नहीं किया? ग्रुप पे शायद किया है। अच्छा शायद सुरेंद्र का था ग्रुप पे। मैंने नहीं किया। हाँ, ग्रुप पे सुरेंद्र का आया है ना, सुरेंद्र? मैम किया है मैंने ग्रुप में। हाँ, सुरेंद्र ने किया है ग्रुप पे, राइट। ठीक है, तो अब ये बताओ कि लास्ट क्लास में क्या किया है? बहुत चेक कर ली तुमने मेरी मेमोरीज, अब नहीं बताओ क्या पढ़ा है लास्ट क्लास में। हम शायद इमेजेस सीखी थी, है ना? इमेजेस यहाँ तक Yes. किया था हम कि ये u-5 और u+5 वाले क्वेश्चन पे, और उसके अच्छा। बाद हम लोगों ने हाँ एक कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर वाला क्वेश्चन किया था, है ना, ये वाला। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें ये सेकंड क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। ये होमवर्क ये हो गया, ये सवाल नहीं हुआ तो अभी बैठ के करो। हो गया? मैम मैम मेरा हो नहीं गया। हुआ। हो गया, चलो फिर हो गया तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। मैम मुझसे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई सुरेंद्र? मैं कर रहा था ट्राई। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि एरर है? तुमने आंसर मैच करवाया मेरे से कि मैम ये आंसर आ रहा है? मैम आंसर ही नहीं बन रहा था तो। आंसर ही नहीं मिला? देखो, मैं तुम्हें बना के दिखा देती हूँ। ये दूसरी क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ। तुम लोगों की क्लास आज, तुम लोगों की क्लास लेट है ना, आज दो क्लास छोड़ के थी, तो समझो ज्यादा टफ है नहीं, तुम लोग ही करोगे। देखो, जिनसे हो गया वेल डन, जिनसे नहीं हुआ है वो एक बार देख लो। वो हमारे पास मिरर्स थे, और ये भी नहीं पता मुझे कौन सा था, देखना पड़ेगा। तो दो मिरर हैं, ये मिरर मान लो M1 M2 है, और ये मिरर तुम्हारा M1 है, और ये ऐसे था। तो ये था F = 10 सेंटीमीटर, और ये F = 20 सेंटीमीटर, ये था। ये इसका पोल है और ये इसका पोल है, राइट। अब यहाँ पे तुम्हारे पे बीच में यहाँ पर तुम्हारा रखा हुआ है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूरी पे।
तो पूछा है कि इमेज वो बतानी है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम मिरर M1 और टोटल रिफ्लेक्शन कितनी थी 2। ये सवाल है ना, सवाल तो पता ही होगा कि करना क्या है। यस मैम। सुरेंद्र क्या करना है बताना, सवाल बताओ क्या करना है। जल्दी जल्दी बता, अब इसके कनेक्शन चले जाएंगे। हाँ कनेक्शन चले गए होंगे इसके। ठीक है, ये देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट पहले देखो M1 से रिफ्लेक्ट रेज आएंगी तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी ना, रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्शन हो गई यहाँ से, ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद कहीं पर इमेज बनेगी। तो वो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, वो तुम लोगों को फाइंड करनी है। तो वो इमेज कहाँ बनेगी, उसके लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला। भावना M1 कौन सा मिरर है, मैम अवतल। कौन सा है, मैम अवतल लेंस। कौन सा मिरर है M1, कनकेव है कन्वेक्स है। मैम कनकेव। मैम सॉरी, मैम कॉन्वेक्स है। एक नहीं तो दूसरा तो हो गई। मैम ने वो मैंने इधर वाला बता दिया, M2 वाला। ये तुम्हारा कन्वेक्स है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ना रिफ्लेक्शन इस वाले सरफेस से हो रही है बाहर वाले से, ये वाला, तो ये तुम्हारा कन्वेक्स है। तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो कन्वेक्स के लिए 1/b हमें निकालना है, u देखो कितना है -120 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बच्चों क्या लेंगे, गौरव फोकल लेंथ कितनी लें, +20 या -20, -21। तो नहीं प्लस का 20, मैम प्लस देंगे। क्योंकि फोकल लेंथ हमारी कहाँ आएगी, इधर की तरफ आएगी। तो पोल से फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, और राइट डायरेक्शन यानी हमारी पॉजिटिव एक्सिस है ना, तो ये तुम्हारी पॉजिटिव होगी। तो v कितनी आई देखो, कैलकुलेट करो यहाँ से 20, ये हो जाएगी 1/20 प्लस 1/20 2/20 और 10 सेंटीमीटर है ना। तो v की वैल्यू देखो +10 सेंटीमीटर आई है। तो प्लस क्या दिखाएगा, कौन बताएगा, प्लस बच्चों यहाँ पे क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस साइन, कि इमेज कहाँ बन रही है, राइट तरफ बन रही है, यानी राइट साइड में बननी है। हाँ राइट साइड में बन रही है मिरर के बैकवर्ड। तो 10 सेंटीमीटर पोल से, तो पोल से 10 सेंटीमीटर यहाँ कहीं हो गया, ठीक है, यहाँ बन गई तुम्हारी इमेज। तो यानी इस तरीके से बना दो, ये हो गई तुम्हारी इमेज। मान लो ये फोकल लेंथ है, यहाँ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ कहीं तुम्हारी इमेज बनेगी विच इज 10, जो कि ये इमेज है कितने दूरी पे है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऐसे इसको मैच कर दो। अब दूसरी रिफ्लेक्शन, ये तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन थी, अब दूसरी रिफ्लेक्शन कहाँ से करानी है, M2 से। ये तुम्हारा M2 है, तो बच्चों M2 से रिफ्लेक्शन करानी है। तो रिफ्लेक्शन कैसे कराओगे, जो ये तुम्हारी इमेज बनी है अब इसको क्या मान लोगे, ये मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट बन गई, ठीक है, ये मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट मिल गई, बन गई। ये डिस्टेंस कितना दिया था मैंने, 30 सेंटीमीटर। तो अब देखो, हाँ, तो ये इस मिरर, इस इमेज से निकलते हुए हमारे पास ये रेस जा रही होंगी, मान लो यहाँ से, इस इमेज की ना, ये इस इमेज की रेस
इस मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। जब इंसिडेंट होंगी तभी तुम्हें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। ठीक है, तो ये ऐसे इंसिडेंट हो गई। तो ये इमेज अब किसका काम कर रही है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट का। तो मिरर M2 से ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, देखो 20, 10, 30 और ये 30, 60 सेंटीमीटर है ना। तो दोबारा क्या करेंगे, देखो मिरर फॉर्मूला लगाओगे M2 के लिए, यूज मिरर फॉर्मूला फॉर M2। तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या था कि जो इमेज बनी है पहली, वो दूसरे मिरर के लिए बच्चों किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, किसका करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो अब दोबारा मिरर फॉर्मूला लगाओगे तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। M2 कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, वेरी गुड। तो कॉनकेव मिरर के लिए और ये कितना है, u की वैल्यू बताओ यहाँ से देख के। M30। u ऑब्जेक्ट कितना है, 60। लावण्य बताइए, है लावण्य चली गई, समीक्षा बताओ। तो देखो 30, 20 और 10, 60 सेंटीमीटर है। तो कितना लें, प्लस का या माइनस का, मैम माइनस का। एक प्रतिष्ठा ही पड़ रही है, -1/60, क्योंकि वही तुम्हारा ये मिरर ऐसे है और यहाँ पर कहीं तुम्हारी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस डायरेक्शन में। तो ये पोल है ना। और इंसिडेंट रेज देखो कैसी आ रही है, इस तरीके से। तो यानी तुम इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहे हो, तो डायरेक्शन अभी भी क्या लेनी है तुम्हें, नेगेटिव, तो -1/2। अब कई बच्चे होते हैं ना, क्या कहते हैं कि अब पोल से हम तो राइट में जा रहे हैं, पोल से राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगा लेते हैं, बट दिस इज नॉट एक्चुअल कॉन्सेप्ट। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप रेज की डायरेक्शन में चलोगे तभी पॉजिटिव लेनी। तो देखो तुम पोल से ऑब्जेक्ट जाने के लिए ऐसे चल रहे हो ना, तो डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव आएगी। तो -1/60, फोकल लेंथ कितनी है, -1/10। कितना आया ये, कैलकुलेट करके बताओ। बच्चों -12 सेंटीमीटर है ना, v की वैल्यू आई -12 सेंटीमीटर। माइनस क्या दिखा रहा है कि इमेज कहीं यहाँ बनी होगी I2, भाई पोल से लेफ्ट साइड है ना, ये राइट साइड। तो ये कितनी डिस्टेंस पे है, 12 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से मैं बता देती हूँ 12 सेंटीमीटर। कौन, तुम्हारी ये इमेज I2। तो I2 फाइनली कहाँ बन गई, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर M2। ठीक है, हो जाएंगे सब क्वेश्चंस। सुरेंद्र समझ में आ गया, यस मैम। आ गया ना। तो ये वाला क्वेश्चन करो, ये नहीं करना। इसमें इमेज समझ में आ रही है, समझ में आएगी, चलो बनाना ही पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स का। चलो क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास एक ये मिरर है, ये मिरर है। इसका जो पोल है वो 0, 0 ओरिजिन पे है। ठीक है, इसका पोल कहीं यहाँ पे है,
ये इसका पोल है, ठीक है। इसके पोल से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि 2 mm जिसकी हाइट है। ये बी पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, ये ए पॉइंट है ऑब्जेक्ट का। सुनो ध्यान से, ज्यादा डरावना सवाल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप करते जाना जैसे अभी तक करते आए हैं। क्वेश्चन सुनो। इस पहले मिरर की, ये मान लो तुम्हारा मिरर M2 है, ये मिरर M1 है। मान लो ये जो इस मिरर के पोल का, इस मिरर के पोल से जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कितनी है, 2 mm, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, इस मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। अब तुम्हें वही काम करना है कि टोटल 2 रिफ्लेक्शन है, पहली रिफ्लेक्शन मिरर M1 से है। तो मुझे बताओ कि जो तुम्हारी ये इमेज बनेगी फाइनल, उसका जो ये बी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट फॉर इमेज क्वेश्चन वही, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। अच्छा अब एक बात बताओ बच्चों, हम डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मिरर फॉर्मूले से, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट भी है, हम हाइट कैसे निकालते हैं, मैग्निफिकेशन से, ठीक है। तो अब पहले तो डिस्टेंस निकालो कि जो ये पहले मिरर से जब ये डिस्टेंस, ये जो रेस टकराएंगी, ये टकरा गई तो ये कितनी दूरी पे इमेज बनाएंगी। फिर उसके बाद तुम्हें हाइट चाहिए कि तो यूज मैग्निफिकेशन। चलो पहले पहले मुझे इमेज 1 बताओ कहाँ बनेगी। फर्स्ट स्टेप इमेज 1 करो सभी लोग। M2 को भूल जाओ, M2 है जो, इसको भूल जाओ अभी। I1 निकालो। बी कितना आया बताओ, कितनी दूर पे बन रही है।
मत पढ़ो, चलो ठीक है, मत पढ़ो, मैं क्लास लीव करके जा रही हूँ, ठीक है। ऑप्स टीम पूछेगी कि क्यों क्लास लीव कर दी मैम, तो रीजन तुम लोग बता देना, ठीक है। हाँ रहने दो। इन्हें थोड़ी आए हो तुम लोग, बाकी के बच्चे जो पढ़ने आए उन्हें पढ़ने दो, जिन्हें नहीं पढ़ना क्लास से बाहर निकाल देती हूँ। सुरेंद्र को मैं क्लास से बाहर निकाल दी हूँ आज, ये पढ़ने नहीं देता किसी को। शिवम को भी निकाल रही हूँ, और प्रतिष्ठा तुम भी, तुम तीनों से एक ये भावना। मैम मैंने क्या किया, मैंने तो कोई चैट नहीं की। प्रतिष्ठा और ये भावना लगे हुए हैं ना, दोनों मैडम लगी हुई है, कशिश भी लगी हुई है। बाकी इन्हें छोड़ देते हैं। चलो करो, बताओ अभी सबसे पहले कशिश ही बताएगी, ये कशिश बता, इमेज 1 कहाँ बन रही है? मैम ये 30 सेंटीमीटर क्या है? मिरर फॉर्मूला लगाओ सभी M1 के लिए। ये सुरेंद्र प्रतिष्ठा के अलावा भी और बच्चे हैं क्लास में, बताओ। शिवम और प्रतिष्ठा, यही 2-3 बच्चे आंसर करते हैं। तो पहली रिफ्लेक्शन जब तुम्हारी इस वाले मिरर से है, ये मिरर कौन सा है तुम्हारा? कन्वेक्स। तो कन्वेक्स मिरर फॉर्मूला लगाना नहीं आता क्या हमें? बिल्कुल आता है, तो लगाओ फिर, क्यों नहीं लगा रहे? सभी लगाएंगे अपनी अपनी कॉपियों में। 1 + u = 1/f। v निकालना है। फोकल देखो, ऑब्जेक्ट हमेशा अगर इधर की तरफ है तो नेगेटिव लेंगे, तो कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 20 पे, ठीक है, तो 20। फोकल लेंथ कितनी है हमारी? 20, तो +20, तो वही v कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। तो v तुम्हारा कितने सेंटीमीटर है? +10 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब क्या है कि कहाँ बन रही है इमेज? इधर की तरफ, सॉरी। अब मैग्निफिकेशन निकालो, चलो। तो इमेज बन रही है तुम्हारी यहाँ पे, पहली इमेज I1 कितनी दूरी पे? फोल्ड से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन गई I1। अब मुझे पहले अब ये बताओ कि नेचर और मैग्निफिकेशन क्या होगा? ए भी है ना, तो इन्वर्टेड है, रियल है, कैसी बनेगी वो बताओ। करो मैग्निफिकेशन यूज करो। तो -v/u से बच्चों क्या पता चलता है? -v/u का आंसर से क्या पता चलेगा? तो देखो, -v कितना है? 10, u कितना है तुम्हारा? -20। तो ये कितना आया तुम्हारा मैग्निफिकेशन? प्लस का 1/2। ये प्लस साइन क्या शो कर रहा है बताओ? व्हाट इज दिस प्लस साइन इज शोइंग? मैग्निफाइड इमेज। अरे प्लस साइन मैग्नीफाई तो है ही नहीं, आधा हो गया ना, 1/2 आ रहा है। तो 1/2 का मतलब क्या है? रियल इमेज से आधी हो जाएगी। तो रियल अगर तुम्हारी कितनी है? 2 mm की है, तो उससे आधी हो गई, तो इसका आधा कितना होगा? 1 mm, है ना, आधी हो गई। अब प्लस क्या दिखा रहा है? बताया तो था मैग्निफिकेशन में प्लस का मतलब होता है इमेज है इरेक्ट। क्या कैसी इमेज है बच्चों? और ये किस फॉर्मूले से आया? देखो, इसी फॉर्मूले से, -v/u से क्या पता चलेगा? इमेज इरेक्ट है। अगर नेगेटिव आ जाता है तो क्या पता चलेगा? मैग्निफिकेशन से इमेज कैसी है?
उल्टी इन्वर्टेड, ठीक है। भाई उल्टा बन रहा है तो मतलब नेगेटिव, सीधा बन रहा है तो मतलब साइन पॉजिटिव, ऑलवेज है ये, हमेशा। कनकेव कन्वेक्स कुछ नहीं है, मैग्निफिकेशन का मतलब ही ये है, ठीक है। ओके, तो तुम्हें पता चला कि मैग्निफिकेशन क्या ही है, +1/2। इसका मतलब हाइट कितनी हो गई, हाइट कैसे निकालेंगे, अब देखो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट, ये भी होती है एक मैग्निफिकेशन। यस मैम। हाइट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुम्हें अब ये तो पता चल गया कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 2 mm, इमेज उसके आधे है, तो हाइट ऑफ इमेज तुमने निकाल ली 1 mm, है ना। कैसे निकाल सकते हो, या तो इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख दो कि -v/u इक्वल्स टू hi/ho, ऐसे। तो हाइट ऑफ इमेज 1 mm आ गई, ठीक है। अब ये बताओ कि इमेज इरेक्ट है, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, पोल के ऊपर या पोल के डाउनवर्ड्स। पोल के ऊपर। हाँ 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 हाँ, वाह, क्यों, ये कहाँ निकाला है अभी, अभी तो हाइट निकाली ना 1 mm। पॉजिटिव दिखा रहा है, इरेक्ट या इन्वर्टेड। इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब है कि बी ए बनेगी या ए बी बनेगी, ये मतलब है। अब तुम्हें देखना है कि पोल के ऊपर बनेगी या पोल के नीचे, तो कैसे निकालोगे, है तो देखो ऐसे निकालो। अब क्वेश्चन है कि पोल के ऊपर या पोल के नीचे। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u, ये फॉर्मूला होता है सभी के पास। हाइट ऑफ इमेज मुझे मालूम नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2, -v/u कितना आया बच्चों 1/2। तो हाइट ऑफ इमेज देखो, अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ध्यान रखो, कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये पोल से जो ऑब्जेक्ट है नीचे रखा हुआ है कि पोल के ऊपर, ऑब्जेक्ट, नीचे। हाँ, ऑब्जेक्ट पोल के नीचे है। तो हमने जब साइन कन्वेंशंस पढ़े थे तो क्या बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के अगर नीचे ऑब्जेक्ट है या जो भी इमेज है, अगर वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो वो डिस्टेंस कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी। तो यहाँ पे देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो ये 2 लिखा है ना, यहाँ पे ये माइनस करो, तो अब हाइट ऑफ इमेज कितनी आई, -1 mm। अब ये माइनस क्या दिखा रहा है कि इमेज की हाइट पोल से 1 mm नीचे है, और प्लस से तुम्हें पता चल गया कि इमेज इरेक्ट है। तो हो गया सवाल, इमेज यहाँ पे इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस पे बी पॉइंट है तो बी पॉइंट ही आएगा, यहाँ पर ए पॉइंट आएगा, और कितनी हाइट का आएगा 1 mm हाइट का, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन सी चीजें तुम्हें याद रखनी है मैं बता देती हूँ। देखो V का पॉजिटिव क्या बताता है, V का पॉजिटिव आना क्या बताएगा कि इमेज पोल से कहाँ बनेगी, ठीक है, हाँ बनेगी, यानी राइट और लेफ्ट बताएगा सिर्फ। और मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले हैं, एक -v/u और एक हाइट के टर्म्स में। तो -v/u वाला बच्चा क्या बताएगा तुम्हें, इसका साइन क्या बताएगा, प्लस माइनस, इरेक्ट और इन्वर्टेड, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन में v/u लगा रहे हो तो इसका साइन तुम्हें बताएगा इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। और अब ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या बताएगा कि इमेज अबव द एक्सिस है या बिलो द एक्सिस। प्लस माइनस तो पता ही है, अगर प्लस है तो ऊपर, अगर नेगेटिव है तो पोल एक्सिस के नीचे। हो गया,
तो एक एक तो रिफ्लेक्शन हो गई, अब दूसरी बनाओ। दूसरी रिफ्लेक्शन देखो, ये गई यहाँ से, ये चली गई तुम्हारे मिरर के पास, इस तरीके से हो गई इंसिडेंट। अब निकालो सेकंड रिफ्लेक्शन। अब देखो कितना दूरी पे है तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट, 30, 20 और 10, 60। हाइट भी गिवन है। अब दोनों चीज निकालो इस M2 मिरर के लिए। करो सभी बच्चे। पहले मुझे बताओ कि मैम V इतना है, फिर मुझे बताओ कि इसका नेचर क्या है, फिर मुझे बताओ कि इसकी मैग्निफिकेशन कितनी है। चलो, वही क्वेश्चन है जो अभी तक कर चुके हैं, डरो मत, करो। इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत बहुत इजी। करिए करिए। मैम आप लोगों की फोकल लेंथ कितनी है? पहले V बताओ। भावना ने तो बहुत मेहनत करी है, भावना ने पूरा एकदम बढ़िया से भेजा है। वेल डन भावना। थैंक यू मैम। भावना का मैसेज रीड कर रहा है भाई, हमने सभी टीचर्स को इंडिविजुअली भेजा है। गॉड ब्लेस यू। दिया का भी चेक कर रही हूँ मैं। देखो शिवम, देखो मैंने शिवम तुम्हारा पढ़ लिया मैसेज, उसी में 3 जगह मैसेज किया है इसमें। कह रहा है कि मैम मैं अभी तो भेज रहा हूँ, तुम पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। वी बताओ, वी भाई। इस अब दूसरे जो ये पहला पहला है, इसे भूल जाओ ना। जो भी पहले का जो भी अल्टम सिस्टम है इसको भूल जाओ तुम अपना। अब इसको देखो कि ये तुम्हारा
मिरर है पहला वाला, ये पोल है इसका यहाँ पे, और ये डिस्टेंस टोटल कितनी थी, ये 2 mm है ना। यहाँ पर कहीं इमेज बनी है, ये पॉइंट क्या था, बी है, और ये पॉइंट ए है। देखो इरेक्ट थी ना, तो इसलिए ये पॉइंट तुम्हारा बी हो गया और ये पॉइंट तुम्हारा ए हो गया। तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई तुम्हारी 60, भाई ये कितना था तुम्हारा 10, 20 और 30, तो भाई 60 सेंटीमीटर है। मैं सीधा लिख रही हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा 60 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लगाएंगे, 1/v माइनस 160 और f कितना है 10। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, वही 12 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज इतनी ही मैंने सेम रखी थी क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम ना लगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तब भी देखो टाइम लगा रहे हो। तो प्लस का आया कि माइनस का है, एक बार देखो, माइनस का आएगा शायद, है ना, माइनस का है। तो माइनस का क्या बता रहा है कि 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर इमेज तुम्हारी 2 बन गई, ये इमेज 1 है जो कि कंसीडर कर रहे हो तुम एज अ ऑब्जेक्ट, इमेज I2। अब तुम्हें ये तो पता चल गई कि मैम 12 सेंटीमीटर पे है, पर अभी आपको बताना है कि क्या हाइट रहेगी। तो अभी बच्चों हाइट कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन क्या करो, -v/u, तो -v कितना है तुम्हारा -12, u कितना है -60। तो देखो कितना आया मैग्निफिकेशन -1/5। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि माइनस आए तो बताओ जल्दी, मैंने बताया मैम इन्वर्टेड। हाँ, मैं इस फॉर्मूले से मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब है इन्वर्टेड इमेज, है ना भाई, इन्वर्जन और इरेक्ट का पता चलाती है। अब साइन देखो, मैंने v का ना वही साइन रखा है जो इमेज में आया है, और ऑब्जेक्ट का भी वही साइन रखा है जो कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है। तो याद रखना साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखने हैं। तो बाई कितना आया -1/5। इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 1 mm, तो इंटू 1 mm, तो ये कितना, अब बताओ ये कितना हाइट है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की हाइट बोलो। 1 mm। कहाँ से मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कहाँ से मेजर करते हो, हाइट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से मेजर होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो इस वाले मिरर का पोल ये है ना, तो अब इस पोल इस प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करो, तो देखो 2 mm ये, और फिर ये 1 mm, तो कितने mm हो गए 3 mm। तो ये देखो ये यहाँ पे 3 लिखोगे, ठीक है। पहले के लिए तुमने सही किया था क्योंकि उसका पोल यही था और उसके पोल के जस्ट 2 mm नीचे ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वहां कोई गड़बड़ नहीं। पर अब जो ये इमेज काम कर रही है P1 के लिए, वो कितनी दूरी पे है 3 mm की, 2 और 1, तो यहाँ कितना लिख दिया 3 mm, तो कितना आया -3/5। तो दैट मीन्स योर इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तो है, इन्वर्टेड का मतलब अगर यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पे बी पॉइंट है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आएगा ए, ठीक है, ए पॉइंट आएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब ये अगर इन्वर्टेड इमेज है तो बी पॉइंट इस पे है, तो ए पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एक इमेज लिख देती हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया तुम्हारा ए बी। अब देखो तुम्हें वो ऊपर है या नीचे है, उसके लिए तुम्हें हाइट निकालनी पड़ेगी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये नहीं करना चाहते तो तुम्हें पता होगा कि अगर इसके आगे इमेज बनती है तो रियल और इन्वर्टेड होगी, ये तो पता ही है। अब इसका देखो माइनस साइन है, तो फिर वो माइनस साइन से एक माइनस साइन हट जाएगा, तो ये कैसी हो जाएगी पॉजिटिव। तो पोल के ऊपर बनी, और कितने हाइट की बनी 3/5। करके देख लो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है -3, और ये कितना आया है तुम्हारा माइनस का 1/5। तो देखो साइन कैंसिल हो गए ना हाइट ऑफ इमेज के लिए, तो कितना आ गया 3/5 प्लस का। हो जाएंगे ऐसे सवाल, ज्यादा कुछ था नहीं भाई, इजी थे।
बोलो, अगर नहीं समझ में आया तो देखो और पूछ लो कुछ भी, मैम नहीं आ रहा जो भी है। सुरेंद्र समझ में आया क्या किया है? मैम इन्वर्ट हुआ है तो ए ऊपर होगा क्या बी? इन्वर्ट हुआ है तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस से देखेंगे, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे तुम्हारा बी पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ए पॉइंट लिखना पड़ेगा। और अब बी पॉइंट डिसाइड करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि इमेज नीचे है या ऊपर, तो ऊपर है तो बी पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से देखा है, तो तुम भी ऐसे ही देख लेना। प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर बी है और इमेज को उल्टा करना है तो क्या कर देंगे, वहां पर ए आ जाएगा। भाई जैसे अगर मैं यहाँ पे मोमबत्ती बना दूं, देखो ए बी को क्या करना, कैंडल बना दी मैंने, अब इस कैंडल को इन्वर्ट, अब ये बी पॉइंट हो गया और ये ए पॉइंट। अब ये कैंडल इन्वर्ट का मतलब कैसे है, कैंडल कैसे जाएगी, है ना? और ये वाला पॉइंट कौन सा था तुम्हारा, ए पॉइंट, यस मैम वही कह रहा था मैं। ये ए जाएगा और ये तुम्हारा बी जाएगा, ऐसे कह रहे थे? शायद। यस मैम, आप सही है। हाँ जरा झोल सा लग रहा है मुझे, तो पहले वाला सही लग रहा था। बी पॉइंट ये है, उल्टा करना है। तभी तो फ्लेम ऊपर रहेगी, तभी तो इन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। फिर तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या ही आया, सिर्फ वाई में तो 0 हो गया और एक्स एक्सिस में 12 सेंटीमीटर आ गया। वाई में तो 0 हो गया ना। इसने सॉल्यूशन नहीं दिया। ठीक है, तो अगर मोमबत्ती वाला एग्जांपल देखे तो उसके अकॉर्डिंग इन्वर्जन ऐसे ही होगा, है ना, बी ए का। तो अगर नहीं समझ में आए तो ऐसी मोमबत्ती बना के देख लेना कि किधर इन्वर्जन इन्वर्जन करना है। तो कई बार क्या होता है, हर चीज समझने की या रटने की नहीं होती, कई बार हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बना के देख लिया। तो हम अब अपना अलग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन खत्म। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं कराए हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस मुझे कराने के थे वो मैंने करा दिए। इसमें तुम्हें और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैं पीपीटी ऑलरेडी उसमें तुम्हारे उसमें शेयर कर चुकी हूँ, तो मन करे तो उठा लेना सवाल वहां से। तो देखो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है ना। रिफ्लेक्शन में क्या होगी, लाइट का बेंडिंग होता है, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट बेंड हो जाएगी। और ये डिपेंड, अगर डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल के साथ बैंड होगी, रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से अवे बैंड होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक टर्म आती है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हम लोगों ने पहले भी सीखा है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना। मान लो तुम्हारी आई की एक्चुअल पाथ ये है, आई का एक्चुअल पाथ ये है, मतलब होना ये चाहिए, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये हो गया, तो ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये वाला एंगल क्या कहलाया जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर रहेगा, देखो ये पूरा एंगल आई है और यहाँ पे इस एंगल को दो पार्ट में बांट दिया, आर और डेल में, तो यानी एंगल आई तुम्हारा बड़ा है, तो डेल किसके बराबर हो जाएगा, आई माइनस आर। ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो ये मीडियम 1 है तुम्हारा और ये मीडियम 2 है,
अब ये मीडियम 1 और मीडियम 2 किसके बेसिस पे बांटे जाते हैं? देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से। ऑप्टिकल डेंसिटी, इसका मतलब क्या है? जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है वो मीडियम ज्यादा डेंस होगा। उसका मतलब क्या है? उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। देखो, जो ये बेंडिंग ऑफ लाइट है ये किसकी वजह से हो रही है? इसमें स्पीड, जो लाइट की स्पीड है ना वो कम हो गई। ये तुम्हें ये ऐसे दिख रही है ना कि एरोज जो रेज दिख रही है, ये ऐसी क्यों आई है? इसका मेन रीजन क्या है? कि जो वेलोसिटी, लाइट की जो वेलोसिटी है, आप पढ़ते हो 3 × 10⁸, वो किस मीडियम में होती है? वैक्यूम। वैक्यूम। 3 × 10⁸ जो पढ़ते हो वो किस मीडियम में होती है? वैक्यूम। हाँ, वैक्यूम में होती है ना। अब मान लो लाइट पानी से पास कर रही है, ठीक है, किसी ग्लास से पास कर रही है, तो जब लाइट इन मीडियम में जाती है तो लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ नहीं होती, कुछ अमाउंट से कम हो जाती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर वैक्यूम में 3 × 10⁸ है, अगर अब उसको तुम एक ऐसी मीडियम में भेज रहे हो जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि पानी, जैसे कि ग्लास, तो वहां पे उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, है ना। और ऐसे ही तो कम हो गई, तो ये दिखा रही है बेंडिंग से, है ना, लाइट कम हो गई। तो मीडियम 2 बताओ कि मीडियम 2 ज्यादा है, डेंसर है, कि मीडियम 1 ज्यादा डेंसर है? मीडियम 2 ज्यादा डेंसर है। मीडियम 2 ज्यादा डेंसर है, क्योंकि लाइट रे क्या हो गई है? बेंड हो चुकी है। ये क्या दिखा रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में कम है, तो इस मीडियम में कम है तो मतलब दिस मीडियम इज ज्यादा डेंसर। ठीक है, अगर अब क्या करेगी, लाइट किसी ऐसे मीडियम में जाएगी जो कम डेंस है ना, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत रेयर है, मतलब रेयरिफाई मीडियम है, बहुत पार्टिकल दूर दूर है, जो भी है। अब अगर उस मीडियम में लाइट जाएगी तो लाइट की वेलोसिटी अचानक बढ़ेगी ना। अगर भाई तुम डेंस मीडियम से लाइट को एकदम से हल्के मीडियम में भेज रहे हो, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में, तो लाइट की वेलोसिटी क्या करेगी? बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो उसको हम क्या दिखाते हैं कि नॉर्मल से लाइट क्या हो गई? अवे हो गई, दूर चली गई, है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। तो स्पीड क्या होगी लाइट की? हर मीडियम में डिफरेंट रहने वाली है। ठीक है, इसका कारण ये है जो लिखा हुआ है ना, कॉज क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। तो दिस इज द रीजन कि लाइट जो है बेंड होती है। एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आ गया क्या होता है? यस मैम। अच्छा, अब ये देखो, ये तो रेयर से डेंसर में है, अगर डेंसर से रेयर में लाइट को करोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा बढ़ जाएगा। से अवे। 7 8 नॉर्मल से अवे। साइन चेंज कर लोगे ना, R - I कर लोगे ना इतना तो। यस मैम। ठीक है, R - I कर लेना। अब ये यही दिखा रहा है, देखो पहला वाला मीडियम हवा है, दूसरा वाला मीडियम डेंसर है। तो नॉर्मल जो है तुम्हारा 0 डिग्री पे, लाइट देखो बेंड हो गई, 60 से कितना हो गई? 30 डिग्री पे चला गया। ठीक है, अब क्या लिख रहा है? इन सच अ केस मीडियम इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर। तो ये ऑप्टिकली डेंसर है। अब मीडियम 1 और मीडियम 2 देखो, मीडियम 2 रेयर मीडियम है, जो बीच वाली लाइन है 0 से 0, दिस इज नॉर्मल। तो अब देखो तुम्हारी जो एक्चुअल रे है वो 60 डिग्री पे जा रही है, पर तुम्हारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कितने डिग्री पे है? 60 और 90 के बीच में, 60 और 90 के बीच में, यानी अवे बैंड हो गई। तो यही है तुम्हारी बैंडिंग ऑफ लाइट। अब है हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े थे पहले वाले केसेस में, तो वहां पे क्या था? पहला लॉ कि हमारी जितनी भी इंसिडेंट रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे हैं, नॉर्मल हैं, वो सारे के सारे एक प्लेन में है। यहाँ पे अब रिफ्लेक्टेड रे को किससे चेंज कर दिया गया है? रिफ्रैक्शन से। तो ये सारी की सारी लाइन एक ही प्लेन में आएंगी। तो ये पहला लॉ। दूसरा लॉ है जो पूरी रिफ्रैक्शन को डील करता है। पूरे रिफ्रैक्शन में यही लॉ पढ़ना है, जिसे क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं बच्चों? स्नेल्स लॉ। क्या बोलेंगे? Snell's law. स्नेल्स लॉ। अब देखो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लॉ के लिए मुझे एक अलग से पेज बनाना पड़ेगा। इस लॉ को मैं पेन से समझाती हूँ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? देखो कुछ नहीं कहता, बहुत प्यारा सा आसान सा ही लॉ है। ये ड्राइंग से तो अच्छा ही है। तो क्या कहता है कि मान लो अगर आपके पास कोई भी मीडियम है, ये देखो मीडियम 1 और ये मीडियम 2, मैं जब भी ये लाइन खींचू तो समझ जाना ये बाउंड्री है दो मीडियम के बीच। तो अभी आपकी मान लो इस मीडियम से ये इंसिडेंट रे हुई, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये एंगल आई बना रही है। ये मान लो यहाँ से ये कुछ भी बेंड होगा तो ये एंगल आर है। अब मैंने इंसिडेंट रे को चेंज कर दिया, देखो कुछ एंगल इसका बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये ऐसे हो गई। तो ये एंगल आई और फिर से ये एंगल आर। अब मैं एंगल आई को थोड़ा और चेंज कर देती हूँ, देखो अब बिल्कुल ही टिल्ट कर दिया ऐसे, और ये मेरा एंगल आई और ये एंगल आर। ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। तो इसके देखो मीडियम 1 और मीडियम 2, बस अभी इतना समझो। अब क्या कहता है तुम्हारा स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ कहता है, पहले क्या बोला था, ये क्या पाया गया कि जब तुम्हारी लाइट इंसिडेंट होगी ना मीडियम से किसी बाउंड्री से, तो उसके बाद जो रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होगा वो इस तरीके से आएगा हमेशा कि उसका साइन एंगल आई का और रिफ्रैक्टेड रे का साइन एंगल हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, मतलब लाइट जो रिफ्रैक्ट होगी वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी कि तुम्हारे जो साइन एंगल हैं ये कैसे रहे बच्चों? कांस्टेंट रहे। यही है तुम्हारा स्नेल्स लॉ, ठीक है, रिफ्रैक्शन का, कि रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ साइन आई अपॉन एंगल ऑफ साइन आर रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरीके से ये डेविएट होंगी लाइट। अब ये कांस्टेंट टर्म किसके बराबर पाई गई है ना? अब ये कांस्टेंट टर्म है भाई, ये कांस्टेंट भी तो कहीं से आया होगा। ये कांस्टेंट क्या है? तो देखो इस कांस्टेंट को क्या पाया गया समझो। जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंस मीडियम, है ना। अब इसको मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी बनाई गई जिसको नाम दिया गया बच्चों क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिया गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई अभी तुमने क्या देखा कि मैम ये मैं तुम्हें बता रही थी कि ऑप्टिकल डेंस मीडियम है, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कम है ना। तो इसको एक हमें क्वांटिटी तो चाहिए थी। ये तो एक तो वर्बल टर्म्स हो गई, मैं तुम्हें मुंह से कह के बता रही हूँ, ठीक है। तो एक क्वांटिटी जो इन चीजों को मेजर कर सके, क्या बताया गया उस क्वांटिटी का नाम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या बताता है? देखो इसको डिनोट करते हैं कई बार म्यू से और कई बार तुम्हें एन से देखने को मिलेगा। ये क्या बताता है? स्पीड ऑफ लाइट। चले गए कि हो? मैम है। है मैम, अभी है। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम, इन मटेरियल मीडियम। तो देखो, तो ये हो गया तुम्हारा म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी। अगर मैं कहती हूँ किसी ऑब्जेक्ट का म्यू जो है वो 1.5 है, ठीक है, मान लो ये कोई ग्लास है, ग्लास का जो म्यू है वो 1.5 है, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ग्लास में वो क्या बता रही है कि स्पीड ऑफ लाइट से कितनी कम है? 1.5 गुना कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बता रहा है? कंपैरिजन कर रहा है कि जब इस मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो वो कितने टाइम्स कम हो जाएगी वेलोसिटी उसमें? 1.5 टाइम्स। अगर किसी का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 2 है तो उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी? 2 गुना कम हो जाएगी। अब देखो
2 गुना कम हो जाएगी। तो ये चीज है। तो ये क्या बताता है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मान लो ये मीडियम जो 1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और मीडियम 2 है जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, μ2। तो ये जो कांस्टेंट टर्म पाई गई बच्चों ये किसके बराबर पाई गई, μ2 अपॉन μ1। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। या फिर क्या लिख सकते हो, सेकंड लॉ में यहां बताती हूँ, ये रहा। इसको और कैसे लिख सकते हो, देखो μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। ऐसे यहाँ n से लिखा हुआ है तो n से n और म्यू में कंफ्यूज मत होना, बस ये साइन देख लो। ठीक है, साइन आई के साथ μ1 की मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आई जो है तुम्हारा किस मीडियम में रखा हुआ है, देखो फर्स्ट मीडियम। तो साइन आई μ1 साइन आर जो तुम्हारा मीडियम सेकंड है उसमें μ2। तो दोनों का जो ये प्रोडक्ट है ये एक दूसरे के बराबर होगा। बोलो इतना समझ में आया? यस मैम। अब यहाँ पे ये टर्म दी हुई है n21। तो n21 क्या है, देखो n21 क्या है, तो ये लिखा हुआ है ना μ2 अपॉन μ1। इसको बच्चों और कैसे लिख सकते हैं, मैं कुछ चीजें रख कर देती हूँ। ये 1.5 होगा। इस μ2 बाय μ1 को हम कैसे लिख सकते हैं, μ2 1। ये μ2 1 क्या दिखा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर μ1 2 होता तो क्या लिखते, क्या बता रहा है ये, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to 2। तो ये चीज हमेशा याद रखना। तो ये μ2 अपॉन μ1 को तुम्हें कई बार ऐसे भी लिखा के दिखा देंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है n21 n2 n12। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज और देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब आगे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है c अपॉन b। स्पीड वैक्यूम में ये होती है, ग्लास में क्या होती है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है वो होता है 1.5। ठीक है, तो ये इसलिए ये कैसे आया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो इसका 1.5 आ गया, तो cv की वैल्यू रख दी तो यू विल गेट 1.5। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जैसे मैं बोलूंगी कि 1 के रिस्पेक्ट में सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेकंड के केस में 1 का क्या है, तो उससे बोलते हैं रिलेटिव। जैसे μ12 ये रिलेटिव टर्म है, μ21 ये क्या है, ये दीज आर द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 c अपॉन b1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 क्या लिखा, c अपॉन b2। अब क्या निकालना चाह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। कैसे लिखेंगे, n12। तो पहले जो साइन आया उसे ऊपर लिख दो, तो n1 आया तो यहाँ पे n1 लिख दो, बाद में जो साइन आया उसे नीचे लिख दो। दोनों से देखो c की वैल्यू कट जाएंगी तो क्या बचेगा, b2 अपॉन b1, b2 अपॉन b1। तो पहले ही तुम्हें पता है जिस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी वेलोसिटी तो कम होगी, तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के इनवर्सली है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, अगर n1 अपॉन n2 है तो वेलोसिटी क्या आएगी, v2 अपॉन v1, भाई इनवर्सली है ना। हाँ, और अगर n2 अपॉन n1 होता तो क्या आ जाता, v1 अपॉन v1 ये क्या है, ये वाला याद कर लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के इनवर्स है, क्योंकि फॉर्मूले में c अपॉन b है, एक ही फॉर्मूला है n इक्वल्स टू c अपॉन b। तो वही बार बार घुमाया हुआ है, 1 रिस्पेक्ट टू 2 तुम्हें ये भी बता दिया। और इसमें एक टर्म आती है, देखो तो आगे पढ़ते हैं,
अब इसमें क्या लिखा है देखो, N12 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N21 के क्या हो जाएगा 1/, ये तो तुम्हें ये तो दिख ही गया होगा यार, इसमें देखो यहाँ जो ये लिखवाया है, ये जो वेलोसिटीज लिखवाई है N1/N2 की, देखो ये एक दूसरे के 1/, में ही तो चल रही है चीजें, है ना। ये V2/V1, ये V1/V2, मतलब दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इस रिलेशन में है। ये रहा N21 = 1/N2। यस अब यहाँ मैम। पे देखो क्या है, अब बात आई कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो देखो किस किस पे करेगा, एक तो सबसे बड़ी बात मीडियम पे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बता रहा है मीडियम की, है ना। तो मीडियम पे तो करेगा ही करेगा, और किस पे करेगा, वेवलेंथ पे, ठीक है। और दूसरा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे क्यों करेगा, देखो अगर मुझे बताओ मैं किसी का टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ किसी मीडियम का, तो वो उसके जो पार्टिकल है वो क्लोज आएंगे कि दूर जाएंगे टेम्परेचर के बढ़ाने पे, हम दूर जाएंगे। दूर जाएंगे। तो मतलब तुम्हारा जो मीडियम है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी थोड़ी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। तो डेंसिटी के रिड्यूस होते ही वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम। तो देखो ये रहा, तो टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसा रिलेशन है, उल्टा, है। यस मैम। भाई एक बात बताओ, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा कि पानी का, पानी का। पानी का। वाटर। हाँ, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। अब पानी ज्यादा हल्का है कि हवा, हवा। 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 है ना। तो वो डेंसिटी की बात ही हो गई ना। तो अब बताओ अगर मैं और टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो चीजें और रेयरिफाई हो जाएंगी मीडियम, है ना। तो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, घटता चला जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, ये चीज याद रखो, कम हो जाता है। कम हो गया। अब एक और रिलेशन है, क्या रिलेशन है देखो, जो वेलोसिटी है वो किस पे, एक तो तुम्हारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, जिसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा। वेवलेंथ भी एक डिस्टेंस की यूनिट है तो लैम्डा लिख दिया। अपॉन टाइम होता है तो 1/t को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लैम्डा इंटू एफ। इतना ठीक है, बोलो। यस मैम। ये रिलेशन समझे में आया कि वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा एफ। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किसकी यूनिट है भाई, डिस्टेंस की। ऐसी वेवलेंथ की भी यूनिट क्या होती है, मीटर और सेंटीमीटर में ही होती है, आर्मस्ट्रॉन्ग में होगी, नैनो में होगी। तो दिस इज आल्सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस। मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ लाइट को लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में लिख दिया, ठीक है, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में लिख दिया। अब मुझे जो ये वेवलेंथ का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन है मुझे वो निकालना है। देखो N1/N2 बच्चों किसके बराबर होगा, वेलोसिटी में बताओ, V1/V2 या V2/V1, V2/V1। अब देखो वेलोसिटी लैम्डा के डायरेक्टली है कि इनवर्सली, डायरेक्टली। डायरेक्टली है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, λ2/λ1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा के कैसा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मतलब एक बताने के लिए, यहाँ से तुम ये चीज थोड़ी सी याद कर सकते हो, ठीक है, वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा है। अब एक बात बताओ कि इनमें से तीनों में से कौन कौन सी चीज मीडियम पे डिपेंड कर रही है, एक तो वेलोसिटी, एक लैम्डा, एक फ्रीक्वेंसी। मीडियम पे कौन कौन सी चीजें डिपेंड कर रही है, मीडियम पे क्या वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड कर रही है, यस मैम। वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम पे डिपेंड कर रही है, हम कर रही है। हाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम पे डिपेंड कर रही है। अच्छा
क्या वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है? नो मैम। नो मैम। मैम वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है? अच्छा एक बात नहीं बताओ। ओके ओके, अगर तुम्हारे पास किसी कलर की बॉल है, अगर वो बॉल पानी में चली जाती है तो क्या तुम्हें सेम कलर की बॉल दिखती है? क्या सेम कलर की बॉल दिखती है? अगर तुम्हारे पास ग्रीन कलर की बॉल है और वो पानी में चली गई तो तुम्हें सेम ग्रीन कलर की बॉल दिखेगी? यस पानी मैम। गंदा बदल दिखेगी। हाँ नहीं, देखो जो वेवलेंथ है ना, कलर की जो वेवलेंथ है ये मीडियम पे डिपेंड करती है। कलर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, मीडियम के अकॉर्डिंग। एक दो एग्जांपल नेट पे सर्च करना तुम लोग। अगर मीडियम के अकॉर्डिंग कलर्स चेंज हो जाएंगे। अगर मान लो तुम्हारे पास रेड कलर का पेपर है, अगर तुम उसको किसी और कलर के, हाँ अब एक बात बताओ, अगर मैं व्हाइट कलर के पेपर को, सुनो, ब्लैक कलर रेड कलर की इंक को येलो कलर की लाइट में जब देखते हो, जो बल्ब की लाइट होती है, तो कभी कभी ब्लैक ब्लैक नहीं दिखती? Yes, ma'am. Yes, ma'म। कई बार ब्लू कलर का पेन, अगर तुम बहुत ज्यादा ये टॉर्च, अपने जो मोबाइल की Yes. टॉर्च होती है उसमें देखती हो तो पेन का कलर कुछ अलग नहीं दिखाई देता? यस मैम। दिखाई देता है ना? तो हाँ, तो तुम्हारी जो वेवलेंथ है ये किस पे डिपेंड, ये किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे डिपेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड कर रही है, बट फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी जिस सोर्स से ओरिजिनेट हो रही है उसी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल तुम्हें नेट पे मिल जाएंगे। सोने से पहले अगर फोन स्क्रॉल करते हो तो आज ये स्क्रॉल कर लेना, ठीक है। तो अगली क्लास में हम बहुत कुछ Yes. पढ़ेंगे, ठीक है एवरीवन। चलो गुड नाइट बच्चों। वो क्या है तुम्हारा, सुनो, बाय मैम। अरे रुक जाओ, होमवर्क 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 क्या, होमवर्क तो ले जाओ, भागने की लगी रहती है। टेस्ट मैम है ना यही। अगले वीक तुम्हारा? Yes, ma'am। हाँ, तो वो उस टेस्ट के क्वेश्चन कर लेना। कल हम लोग वो PYQs कर लेंगे उसके, Okay, ma'am। रिवाइज कर लेना उस चैप्टर को। यस मैम। यही होमवर्क है। चलो अब चले जाओ सारे, Thank you, ma'am। बाय बाय। Bye, ma'am। Good night, ma'am। बाय मैम, थैंक यू मैम।